नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और जातीय आधारित गणना का कार्य कर रहे हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षक जो उस कार्य को करेंगे उनके लिए ये वीडियो है और इसमें उनकी कुछ समस्याओं का निराकरण किया गया है। तो सबसे पहले मैं उन सबों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे इस चैनल के ग्रोइंग में मदद कर रहे हैं और जिनकी बधाई मेरे को मिल रही है। वे हैं आपको विजय कुमार जी, इंद्र नारायण, नेहा राय, जयप्रकाश जी, धीरेश यादव और नूरुल हुदा। इन सबों ने मुझे मेरे चैनल के ग्रो होने के कारण बधाई दिया है, तो आप सबों का भी बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार। अब आगे बढ़ते हैं कि मेरे हाथ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे यूट्यूब पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं साथ में अपने जिले का भी नाम अंकित करें कि आप किस जिला से हैं जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है वृद्धा पेंशन ले रहे हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि एक लेटर है आपको 4713 और हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जैसे विजय कुमार जी हैं, SK राजन है। इन्होंने YouTube पर सवाल किया है कि जो बच्चा 5 साल से कम उम्र का है उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा और उसको जब आय दिखाना होगा तो उसका कोड क्या होगा। तो मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा और आज की जो चर्चा होगी मेरी मोटरयान, कृषि भूमि, लैपटॉप, आवासीय भूमि और आय पर होगी और आवासीय स्थिति पर भी होगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे और एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुहेल सर, मोहम्मद सुहेल, भारतीय प्रशासनिक सेवा सरकार के सचिव हैं और सेवा में सभी जिलाधिकारी बिहार। ये 7/3/2023 को एक पत्र निर्गत करते हैं जिसका पत्र संख्या 28 और सामान्य प्रशासन से जो संख्या है वो 4713 है। इसमें इन्होंने अन्य का जिक्र किया है और अन्य का जिक्र करते हुए बस जो एक लाइन है उसको उन्होंने छोड़ दिया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं बाद में लूँगा, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जितने बिहार के प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं वो इस बात में उलझे हुए हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों को किस श्रेणी में, कार्यकलाप के किस श्रेणी में रखा जाए। और अगर 12 में रखते हैं तो फिर चूंकि आपका जो 17 है वो तो कहता है कि 13, 14 और 15 के लिए कोड लागू नहीं होगा, यानी कोड 8 है वो लागू नहीं होगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले पढ़ते हैं हम सुहेल सर का जो लेटर है उसको कि उन्होंने क्या लिखा। अन्य श्रेणी यानी 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 12 नंबर जो है कि अन्य श्रेणी के अधीन वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा। 12 कॉलम जो है व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त कार्यकलाप, यानी कार्यकलाप तो आपका जब इसमें देखिएगा तो कार्यकलाप किस कॉलम में है, कार्यकलाप का 10 नंबर कॉलम में है। और ये 12 नंबर जो है कार्यकलाप का एक कोड है, विकल्प और कोड है। तो इसमें उन्होंने बताया कि 12 नंबर में कि अन्य में वे लोग हैं कि अन्य श्रेणी के अधीन वैसे व्यक्ति को रखा जाएगा जो उपरोक्त कार्यकलाप के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से जीवन यापन चलाते हैं। रोजगार, इस श्रेणी के अधीन वैसे व्यक्ति भी रखे जाएंगे जो किसी प्रकार का कार्यकलाप या रोजगार करने के लिए इच्छुक नहीं है और अपने लिए काम का खोज नहीं कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति जो वृद्ध, बीमार एवं कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम या तैयार नहीं है। दूसरी चीज कि उन्हें भी श्रेणी में रखा जाएगा ना। और वैसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी माध्यम से चाहे वृद्धा पेंशन हो या सरकारी कोई रिटायर्ड शिक्षक या किसी कर्मचारी का पेंशन हो, तो किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता या मानदेय मिलती हो तो उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाएगा। इस पत्र में उन्होंने अंकित किया था। बस अब एक छोटी सी लाइन इस किताब में आप देख सकते हैं। मैं कैमरे के पास यहाँ नज़दीक लाकर दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें उन्होंने अंत में यहाँ पे है कि छोटे बच्चों को भी, यानी जो ये मेरी कलम जा रही है कि छोटे बच्चों को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा, छोटे बच्चों को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा। तो उस पत्र में इन्होंने उसको इस बात को मेंशन नहीं किया था, लेकिन जब ये आपका मैनुअल आया तो इस मैनुअल में जो अनुदेशिका है जो बिहार जातीय आधारित गणना का है,
जो समाहरणालय अभी पूर्वी चंपारण मोतिहारी DRCC से मतलब जहाँ मिला हुआ है, तो इस पर अंकित है। आप लोगों के भी हर जिले में यही चीज़ मिली होगी, तो इसमें कोई संशय नहीं रहनी चाहिए कि जो 5 साल के जो बच्चे हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उनका कार्यकलाप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के कार्यकलाप पे उनको हम 12 की श्रेणी में रखेंगे। अब बात आ रही है कि उनका आय क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको कुछ नहीं की श्रेणी में रखेंगे। कुछ नहीं का जो है वो आपका कुछ नहीं का जो कोड है वो है 15, लेकिन कुछ नहीं को परिभाषित किया गया है कि वैसे व्यक्ति जो कार्य करने के लिए सक्षम है, जो नौकरी और काम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको 4 सप्ताह से कोई काम नहीं मिला है। अब सोचने वाली बात है कि एक दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा या 5 साल से कम उम्र का बच्चा, क्या वो कार्यकलाप करने के लिए सक्षम, काम करने के लिए सक्षम है? क्या वो नौकरी और पैसे की तलाश कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए उनको अन्य की श्रेणी में रखेंगे। कुछ नहीं में वही है जो तत्पर है, इच्छुक है काम करने के लिए। अब बात आती है कि उनका कोड। तो चूंकि हमारे एक मित्र ने सजेशन किया था कि आय में बताया गया है कि ₹0 से अधिक और ₹6000 तक, तो 0 से अधिक है। सोचने वाली बात है कि कोड 1 लिखने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंक्लूसिव किया था कि ये तो 0 भी है, लेकिन नहीं, ये 0 से अधिक है। तो 1 दिन का जन्म लिया हुआ बच्चा या 5 साल का बच्चा, वो तो ₹1 भी नहीं कमा रहा है, 0 से अधिक क्यों लिखेंगे? ये जो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जो आय बताता है सभी स्रोतों से मासिक आय, और नीचे लिख दिया कि कार्यकलाप 13 से 15 लागू नहीं। अर्थात 13, 14, 15, जो 13 में विद्यार्थी, 14 में गृहिणी और 15 में कुछ नहीं है, तो उनके लिए तो लागू नहीं होगा ही होगा। साथ में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी यही कोड होगा कि लागू नहीं, यानी कोड नंबर 8। जो 1 दिन का बच्चा हो या 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वही, अर्थात इनका कार्यकलाप में अन्य विकल्प होगा और कोड होगा 12, और सभी स्रोतों से मासिक आय यानी क्वेश्चन 17 में इनका कोड होगा 8, लागू नहीं। अब चलते हैं, उसमें आप यही देख रहे हैं कि कोष्ठ में लिखा हुआ है कि 1 से 12। तो चूंकि ये सब चीज सोचा नहीं गया था पहले जातीय आधारित गणना में कि ये 1 दिन के बच्चे का या 5 साल से कम उम्र के बच्चों का क्या होगा, तो बाद में इसके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सोहेल सर, मोहम्मद सोहेल सर जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो बिहार सरकार के सचिव है, इन्होंने सारे वीडियोज को और जितने ADM है, जिला पदाधिकारी को, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उन्होंने वो मैसेज को फॉरवर्ड किया था और सबके पास आया था, तो उसको भी जोड़ा गया ये मैनुअल में। इस मैनुअल में है, आप अगर पूर्वी चंपारण से बिलोंग करते हैं तो ये मैनुअल आप सबों को मिला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि किस पेज में है, पेज नंबर 19 में देखिएगा कि ये ऑलरेडी पेज नंबर 19 में है, तो ये आपकी समस्या दूर होगी। अब बढ़ते हैं कि कुछ हमारे मित्र जो है इस पर सवाल किए थे, और मैं आपको बता दूं ये कौन है, मोहम्मद जिशान है, कि कोई आदमी किसान भी है और उसके पास ट्रैक्टर भी है, वैसी स्थिति में क्या कोड भरा जाएगा? क्या फॉर्म पर व्हाइटनर लगाया जा सकता है? तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फॉर्म पर व्हाइटनर लगाने की कोशिश मत कीजिए। और किसान है तो कार्यकलाप उसका, किसान कृषक होगा, किसान के पास तो ट्रैक्टर होना ही चाहिए, और उसके पास ट्रैक्टर है तो मोटरयान में जाइए, और मोटरयान में उसके लिए कॉलम है कि जिसके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर के लिए 4 नंबर कोड होगा। मोटरयान में हमको लगता है कि ट्रैक्टर के लिए 4 नंबर कोड है, तो उसको कोड को भरिए, उसमें क्या दिक्कत है। दूसरा सवाल जो है हमारे कमेंट किए हुए हैं, ये मोहम्मद जिशान के पहले मैं आपको बता दूं, नवल किशोर अमर जी ये कह रहे हैं कि सर दादाजी के नाम पर 10 बीघा जमीन है जो जीवित नहीं है, पिताजी को 4 बेटा है, सभी अलग अलग परिवार के साथ रहते हैं, पिताजी सभी बेटा को 2-2 बीघा जमीन मौखिक रूप से दे दिया है पिताजी ने, और खुद भी 2 बीघा जमीन रख लिया है, तो आवासीय भूमि और कृषि भूमि किस प्रकार? कहने का मतलब यह है कि ठीक है, दादाजी के नाम पर जमीन था, पिताजी का जो जमीन है, तो अगर सभी परिवार यानी आप 4 भाई हैं और पिताजी के नाम, अब नाम पर तो किसी के है नहीं, दादाजी के नाम पर था, तो चाहे तो अगर एक ही जगह आपका एक ही सभी सदस्य एक परिवार में है, तो आप चाहे तो सभी की एंट्री उस परिवार के प्रधान के नाम पर, नियमावली कह रहा है, ये मैनुअल कह रहा है कि परिवार के प्रधान जो होगा, जो मुखिया होगा, उसी के नाम पर सब चढ़ेगा जमीन। लेकिन अगर आपसी अगर आप लोगों को बनाव नहीं है तो आप इंडिविजुअल भी अपने अपने नाम पे चढ़वा सकते हैं। हाँ, अगर रजिस्ट्री की जमीन है
जिस व्यक्ति के नाम पर होगी उसी के नाम से चढ़ेगी। अगर पिताजी के नाम पर ये पूरा रजिस्ट्री जमीन होती और पूरा परिवार एक ही जगह होता, चारों बेटे, तो पिता के नाम पे ही वो जमीन चढ़ती। अगर चारों बेटे अलग अलग होते, चाहे वो लिखित या मौखिक रूप से बंटवारा हुआ, तो जितना उनका हिस्सा आया उतना चढ़ता। अगला जो हमको मैसेज कमेंट किया हुआ है विजय कुमार जी कि सर लेकिन आप बता रहे हैं कि बच्चे के कार्यकलाप में अब 12 कोड डालकर प्रश्न 17 में लागू नहीं का कोड 8 लिखेंगे, लेकिन जब लागू नहीं 8 लिखने जा रहे हैं तो वही कोष्ठक में लिखा है कि ओनली 13 और 15। विजय जी मैं इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि 13 और 15 ठीक है, वो लिखा हुआ है कोष्ठक में, लेकिन चूंकि बाद में इसको फॉरवर्ड किया गया है और चूंकि आपका गणना प्रपत्र पहले छप चुका है तो इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं। आप सोचिए अगर जब इसमें कोड 1 डालिएगा या कुछ और डालिएगा, आए दिखाइएगा उसको, तब क्या होगा? कुछ नहीं में ये सोच रहे हैं, विजय जी सोच रहे हैं कि कुछ नहीं में डाल दें, तो कुछ नहीं में अगर आप डालिएगा तो दिक्कत यह है कि कुछ नहीं को परिभाषित किया गया है कि जो काम के लिए इच्छुक है, तत्पर है, जो सक्षम है, तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो ये आपके 3 सवाल थे और आगे भी कुछ सवाल हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि फॉर्म नंबर गलत डाला गया है, नहीं ये सवाल है, सॉरी, वृद्धा पेंशन। चलिए वृद्धा पेंशन जो ले रहे हैं चाहे महिला पुरुष, उनको अन्य की श्रेणी में रखेंगे, ये नीरज कुमार जी का सवाल था। अगला जो बबलू कुमार जी पूछ रहे हैं कि परिवार संख्या 165 का, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या गलती कर रहे हैं कि फॉर्म जो नंबर है उसमें गलती कर रहे हैं, और क्या गलती हो रही है इस पर मैं चर्चा करूंगा। बबलू कुमार जी कह रहे हैं कि परिवार संख्या 165 का एक फॉर्म पर लिखा, मैंने 165 को उन्होंने भर लिया, परंतु मोबाइल ऐप पर परिवार संख्या 166 स्कैन हो गया। अब देखिए 165 को लिखे और जब परिवार को स्कैन करने गए तो 166 परिवार ही दबा गया, कह रहे हैं कि परिवार संख्या 166 स्कैन हो गया। अब देखिए 165 में परिवार संख्या 166 स्कैन हो गया, उस परिस्थिति में ड्राफ्ट में चला गया। इस स्थिति में ड्राफ्ट से वापस कैसे लाया जा सकता है? बिल्कुल अभी कोई अधिकार नहीं है प्रगणक और पर्यवेक्षक को कि ऐसी स्थिति में फॉर्म नंबर इधर से उधर अगर स्कैन कर दिया तो उसको लाया जा सके। उसके सीधे पोर्टल पर सुधारवाने की आप कवायद कीजिए और अपने जांच पदाधिकारी को एक आवेदन दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि 165 आपने किसी गणना प्रपत्र पर परिवार संख्या 165 की एंट्री किया और मोबाइल ऐप में 166 परिवार को सिलेक्ट कर लिए और 165 का पूरा डाटा अपलोड कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि एक दूसरा जो फॉर्म होगा उस पर 166 वाला का टोटल चीज लिख दीजिएगा, और जो 165 स्कैन हो गया है ना 165, तो 165 स्कैन कर लिया पर लिखे थे और 166 स्कैन कर लिया। तो आप क्या कीजिए कि 166 जो स्कैन किया है वो टोटल डाटा 165 जो फॉर्म लिखे हैं उसको 66 बना दीजिए और वाइटनर लगाकर, चूंकि आप गलती कर चुके हैं तो मुझे ये बाध्य होकर कहना पड़ रहा है कि ये टोटल वाइटनर लगाकर पूरा डिटेल्स ठीक से भर लीजिए। अगला आपके नथिंग चैनल वाले हैं, वो कह रहे हैं कि परिवार का नाम छूट गया है या नया घर बना लिया है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए प्रथम चरण जो मकान सूचीकरण का काम था टोटल AHL कराना होगा और तब फिर पोर्टल पर जाएगा, फिर आपके मोबाइल ऐप पे आएगा, तब आप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो लास्ट तक जाएगी, क्योंकि कृषि भूमि और आवासीय भूमि पर मुझे चर्चा करनी है, तो इसलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और एक नवल किशोर अमर जी लिख रहे हैं, अच्छा ये तो हो गया दादाजी वाला, प्रधान को बदल सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल प्रधान को बदल सकते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो गई हो या अस्थायी रूप से वो प्रवासित हो चुके हो तो प्रधान को आप बदल सकते हैं, या किसी अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होगा अन्य भी कोई कंडीशन हो सकता है तो आप प्रधान को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों का मैंने जवाब दिया, और जब भी आप कमेंट करें तो अपने जिला का नाम जरूर लिखें कि आप किस जिला से हैं, और आपका जो सवाल है वो तो आप लिखेंगे ही। चलिए अब बढ़ते हैं हम कि आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम गणना प्रपत्र या मोबाइल ऐप में ध्यान रहेगा कि आवासीय स्थिति जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये जो आवासीय स्थिति क्वेश्चन नंबर 11 है, यही सबके लिए सभी सदस्यों के लिए माने क्या कहेंगे कॉमन रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे पिता के लिए, बेटा के लिए, माँ के लिए, क्योंकि आवासीय स्थिति जो है वो बता रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आवासीय स्थिति में क्या है। 11 नंबर शायद कॉलम है कि उसमें पक्का का मकान, खपड़ेल, टीन, झोपड़ी, आवासीय। कहने का मतलब है कि बाप अगर
खपड़ैल मकान में रह रहा है तो बेटा पक्का में नहीं न रह रहा है और पत्नी झोपड़ी में नहीं न रह रही है, इसीलिए उनके लिए सारा कोड वही होगा। इसीलिए मैं लाल रंग से इसको घेर चुका हूं कि इसमें सबके लिए वही कोड लागू होगा जो पिता का माता का होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, काले रंग से घेर रहा हूं इन सबों को, ध्यान दीजिएगा, इन सबों को पिता का अलग होगा, पिता का आवासीय भूमि अलग होगा, माँ का अलग होगा, पत्नी का अलग होगा, बेटा बेटी का अलग होगा। अगर होगा तो ये नहीं कि पिता के नाम पर मोटरयान एगो है और वही बेटा पर, पत्नी पर, सबके ऊपर चढ़ा दिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में कंप्लीट कर लिया। और खपरैल, झोपड़ी, आवासहीन, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है। अब आते हैं अस्थायी प्रवास की स्थिति। इसमें मैं नहीं लिखा हूँ, वो भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं कृषि भूमि पर चर्चा कर लेता हूँ। कृषि भूमि से पहले चलिए एक छोटा सा चीज़ है, लैपटॉप पर चर्चा कर लेते हैं। लैपटॉप कम देर का है। लैपटॉप में कह रहा है कि कोड 1, 2 और 3 है, तो आप उन्हीं को ये कोड देंगे। अगर पिता के पास लैपटॉप होगा तो पिता का, बेटा के पास लैपटॉप होगा तो बेटा का, ऐसा ही कोड आप देंगे, ठीक है। अगर मोटरयान, अब मोटरयान को भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। लैपटॉप हो गया और मोटरयान, ये भी छोटा है। मोटरयान में आपका 6 गो कोड है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ट्रैक्टर 6 पहिया है, उससे अधिक और कुछ नहीं। तो ये भी इंडिविजुअल दीजिएगा, जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसी के ऊपर कोड दीजिएगा, बाकी के ऊपर अगर गाड़ी नहीं तो कुछ नहीं लिखिएगा, है ना। उसी तरह लैपटॉप में भी नहीं का ऑप्शन है, 3 का। तो मोटरयान भी हो गया। अब आइए, मोटरयान हो गया, ये छोटे छोटे थे, 13 और 14 जो क्वेश्चन है। और अब बच गया आपका 15 कृषि भूमि बच गया, आवासीय भूमि बच गया और अस्थायी प्रवास। यहाँ से वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अस्थायी प्रवास की स्थिति पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अस्थायी प्रवास में ध्यान देंगे कि इसमें 7 गो कोड है। तो कोई भी नौकरी या पेशे से बाहर है। अब देखिए, अस्थायी प्रवास किसे कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति 1 साल से घर से बाहर है और 1 साल के अंदर कभी भी अपने घर नहीं आया या नहीं आता है तो उसको हम अस्थायी प्रवास मानेंगे। लेकिन 1 साल के अंदर अगर वो घर आ रहा है तो वो अस्थायी प्रवास में नहीं है, बल्कि वो अस्थायी प्रवास में है। अगर कोई व्यक्ति 1 साल नहीं 2 साल भी अगर उसको हो गया, नौकरी पेशा या दुकानदारी कर रहा है, लेकिन उसके परिवार यानी पत्नी, बेटा, बेटी बिहार में रह करके, है ना, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को अस्थायी प्रवास में नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनके कारण वो वहाँ पे रह रहा है। ये ऑलरेडी आपके मैनुअल में है, इसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि वैसा परिवार जो 1 वर्ष, हाँ ये मैं बता दिया, अस्थायी प्रवास। तो अस्थायी प्रवास में उनको लिखेंगे। और उनकी गणना कैसे होगी अस्थायी प्रवास वालों की? तो अगर कोई नहीं है तो वीडियो कॉल पे संपर्क कीजिए, सब कुछ लिखिए और उनसे बोलिए, वो किसी को नामित करेंगे प्रधान का हस्ताक्षर करने के लिए, उनसे प्रधान का हस्ताक्षर करना होगा। यानी बिहार के किसी अन्य स्थान पर अगर शिक्षा, रोजगार, पत्नी अगर है, खाना बना रही है, बेटा बेटी है, तो आप उसको अस्थायी प्रवास की स्थिति में सबको डालेंगे। वीडियो कॉल से उनकी सूचना लेंगे। उनके निकटतम जो माता पिता, भाई बहन होंगे, जो उनके जो भी संबंधी होंगे, उनसे आप हस्ताक्षर प्रधान का करवा सकते हैं। अब अस्थायी प्रवास की स्थिति के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल ऐप में उन्हीं परिवार को, वैसे व्यक्ति जो प्रथम चरण में संक्षिप्त सूची में अंकित किया गया था, परंतु द्वितीय चरण में वास्तविक आंकड़ा के लिए मोबाइल यानी वीडियो कॉल पर भी उपलब्ध नहीं है, वास्तविक रूप से कोई नहीं है या कोई उनका नहीं है ये इंस्टॉल करने के लिए, है ना। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? मोबाइल ऐप में व्यक्ति या परिवार नहीं रहता है कि प्रविष्टि करेंगे, है ना। तो ये हो गया कंप्यूटर, मोटरयान, ये सब बता चुके अवस्था। अब बच गया कृषि भूमि। चलिए, कृषि भूमि में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर रजिस्ट्री वाली जमीन है, पति के नाम पर है, जितनी है, और हो सकता है पिता से मिली हुई है आपको, तो जितना जमीन है उसको आप लिखवाइए। अब भूमि में क्या है कि देखिए, माप बता दे रहा हूं, 6.6 डिसमिल बराबर 1 काठा। 6.6 डिसमिल बराबर 1 काठा। जितना काठा होगा उसमें 6.6 डिसमिल से गुणा कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए 5 काठा है तो 5 छक 30 डिसमिल, 5 छक 30 यानी
33 डिसमिल हो गया। लेकिन ये कहाँ के लिए, ये मैं पूर्वी चंपारण के अरे राज, पूर्वी चंपारण के अरे राज अंचल के लिए बता रहा हूँ। ये डिसमिल का जो माप है बिहार में और भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, तो अपने जो सीओ साहब होंगे उनसे पता कर लीजिएगा। अब बात आ रही है कि इनके जो 10 विकल्प हैं कि 0 से अधिक 50 डिसमिल। अब कृषि भूमि किसे कहेंगे, तो कृषि भूमि वो सभी हो सकता है जिस पर आप फसल उगाते हैं। कृषि भूमि में वो भी होगा जो अस्थायी रूप से पड़ती है, गार्डन लगाए हैं, मैंने फुलवारी लगाए हैं, पशुपालन कर रहे हैं, उसमें मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जानवरों के चरने के लिए चारागाह बना हुआ है, ये सब कृषि भूमि है। किचन गार्डन लगाए हैं वो भी कृषि भूमि में आएगा। घास काटने के लिए अगर आपने घास लगाया है वो भी कृषि भूमि में आएगा, है ना। अब बात आ रही है कि उनके बीच में अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो प्रधान के नाम पर जाएगी, अगर बंटवारा हो गया है तो जिसको जितना हिस्सा मिलता है उसी के हिस्से में लिखा जाएगा। आप वहाँ के सीओ से पता कर लीजिएगा कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल है, स्थानीय मान वो सीओ साहब बता देंगे, उसके हिसाब से आप अपना कीजिएगा। शायद आपको प्रशिक्षण मिल चुका होगा। अब बात बढ़ रहे हैं हम आवासीय भूमि। अब देखिए आवासीय भूमि में एक इंपॉर्टेंट बात है कि आवासीय भूमि शून्य उन्हीं को देंगे जो किराए के मकान में जिंदगी भर रह रहे हैं अभी तक। और किराए का मकान में कौन, बहुमंजिला फ्लैट नहीं, सामान्य किसी किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर बहुमंजिला फ्लैट में रह रहे हैं तो उनके लिए आपका एक कोड है, बहुमंजिला इमारत में जो फ्लैट है उसके लिए 7 नंबर कोड है ना। तो आइए, और इसमें 7 गो कोड है आवासीय भूमि में। इसमें भी डिसमिल का माप उसी तरह होगा। इसमें भी देखिए अब क्या होता है आवासीय भूमि में, अब डॉक्टर साहब हैं, उनको पैतृक संपत्ति से 3 बीघा जमीन मिला है और पत्नी के नाम पर 2 कट्ठा जमीन उन्होंने पटना में लिखा लिया है, तो इसका ब्यौरा वो अपने पत्नी के नाम पर 2 कट्ठा जमीन देंगे और अपने नाम पर जितना होगा उतना देंगे। लेकिन बच्चों के नाम पर अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। और परगणक इस पर ध्यान देंगे कि एक ही जमीन को पिता, पुत्र, पति, पत्नी सब पर नहीं डालेंगे, जिसको जितना, यानी अगर ये मुखिया के नाम पर ही जमीन होगा, अगर बेटे के नाम पर, बेटी के नाम पर उन्होंने रजिस्ट्री कराया हुआ है 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 1 बीघा, तो उसको भले आप डाल सकते हैं। तो आवासीय भूमि वो सभी हो सकता है। क्या क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जिस पर वास हेतु यानी बसने योग्य हो, रहने योग्य हो, है ना, जो गैर कृषि हो, जिस पर खेती बाड़ी नहीं होता हो, जो पूर्वजों से हस्तांतरित हो, जो खुद मालिक उसने खरीदा हुआ क्रय किया हो, पर्चा बनता था पहले, पर्चा की भूमि हो, या भूदान के द्वारा मिली हुई हो, पट्टा के द्वारा मिला गया हो, या भूस्वामी अपनी इच्छा से दे दिया किसी परिवार को कि जाइए हमारे पास 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, जाइए उस पर बसिए महाराज, घर बनाइए, तो ऐसी जमीन को भी आवासीय भूमि की श्रेणी में हम रखेंगे। अब बात आ रही है कि इस भूमि में आवास के अतिरिक्त सोहन, बारी आदि भी सम्मिलित मानी जाएगी। अब और आगे है कि परिवार आवासीय भूमि का बंटवारा अगर नहीं हुआ है परिवार में तो परिवार के प्रधान के नाम पर कीजिए। बात वही है जैसे कृषि भूमि में हो रहा था। अगर अब देखिए शून्य उसी के लिए लागू होगा जो टेंट में रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, जो क्या कहते हैं विद्यालय में रहते हैं, जो कपड़े के मकान, कपड़े का तंबू तान करके रहते हैं, या जो क्या कहते हैं इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे पुल पुलिया के नीचे रहते हैं, बड़े बड़े पाइप के अंदर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, सामुदायिक भवन में रहते हैं, उनके लिए आवासीय भूमि हम 01 का कोड देंगे। यानी 01 मतलब उनके पास भूमि नहीं है। तो इस प्रकार से आप आवासीय भूमि समझ गए। अब आइए सभी स्रोतों से मासिक आय। अब इसमें देखिए सभी स्रोतों से मासिक आय आ गया। फिर तो मैं बता दूं कि मासिक आय वाला में 13, 14, 15 कॉलम जो है, जो 13 है विद्यार्थी के लिए, 14 गृहिणी के लिए और 15 कुछ नहीं, उसका मासिक आय तो 0 होगा ही और कुछ नहीं। देखिए इसमें एक बाउंड लगा दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर अगर उसको काम नहीं मिला है तो कुछ नहीं। आप कहीं उसके पहले अगर साल भर कमाया होगा तो अब मासिक आय। लेकिन अब क्या करें, चूंकि ये मैनुअल है जो बताया गया उसी के हिसाब से मुझे बोलना पड़ेगा। अब बात आ रही है कि वो बच्चा वाला जो मामला फंस रहा था जो 5 साल से कम उम्र का है, तो इसको भी आप दीजिएगा लागू नहीं, यानी कोड नंबर जो 8 है वही। और इसका आप आकलन कैसे कीजिएगा, तो 1 साल के उसके आय को जोड़ लीजिएगा और उसमें 12 से भाग दे दीजिएगा।
तो इस प्रकार से अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और आप जब भी मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। आप सबों का भरपूर प्यार मिल रहा है और दिन प्रतिदिन मेरा चैनल ग्रो हो रहा है। इसके लिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार। थैंक यू।